गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक सॉइल वाटर रिलेशनशिप। पिछला टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था अभी तक बेसिक इरिगेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सॉइल वाटर रिलेशनशिप का टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल इजी होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल इजी। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉइल वाटर रिलेशनशिप। आज सबसे पहले क्या होता है कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप इरिगेशन के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है इरिगेशन के। अगर हम इरिगेशन को मद्देनज़र रखें, हमारे पास सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है वो होती है लोमी सॉइल इरिगेशन के लिए। उससे के बाद सिल्ट होती है, देन वी हैव क्ले, उसके बाद सैंड, ग्रेवल और रॉक। रॉक जो होती है वो वॉस्ट सॉइल होती है क्योंकि हम उस पर इरिगेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने घर बनाना, फाउंडेशन बनाना, तो इसके लिए हमें बेस्ट सॉइल कौन सी होगी, मतलब बेस्ट हमारे लिए रॉक होंगे, देन ग्रेवल सैंड। क्यों होता है ऐसा मैं आपको बताता हूँ। इरिगेशन में भी वही सॉइल है, फाउंडेशन में भी। हमारा काम अलग हो रहा है। इरिगेशन में हम क्या करेंगे, हमने उस ज़मीन हमें जितनी सॉफ्ट होगी, जितनी अच्छी होगी, उसका मिनरल कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतनी हमें अच्छी होगी। क्योंकि इरिगेशन में हम क्या करते हैं, इरिगेशन होता है 3 फेज़ का, यानी कि सॉइल, वाटर और एयर। और जो फाउंडेशन में हम सॉइल यूज़ करते हैं वो होती है सिंगल फेज़ की, वो होती हैं सिंगल फेज़ की होती हैं वो। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर है कि लोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। जो है लोम सॉइल, ये 3 की बनी होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले। और तीनों जो होती हैं वो 35% से ज़्यादा नहीं होती। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं IS कोड 21 टाइप ऑफ लोम इज क्लासिफाइड। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास है, अब मुझे आप बताइए कि अगर हमें पता है कि हमने कौन सी क्रॉप लगानी है और हमारे पास कितनी सॉइल है। अगर हमने वाटर रिक्वायरमेंट देखनी है, सिंपल वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो सॉइल पे होती है और प्लांट पे होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें कितना पानी चाहिए, वो हमें ऐसे नहीं चलेगा पता, वो हमें पहले देखना पड़ेगा कि सॉइल कौन सी है और हम क्रॉप कौन सा कर रहे हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा। ओके, ये हो गया। अब है नेक्स्ट, ये बेसिक टर्म्स हैं, ये इरिगेशन में पता होनी चाहिए। WRC क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। WRC is the depth of volume of water required to supply to the field। कितना डेप्थ ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड है जो हम सप्लाई करेंगे फील्ड में। क्रॉप को पैदा करने के लिए कितना पानी चाहिए उसको बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट वी हैव WRC डिपेंड ऑन मिनिमम। ये तो हमें सिंपल पता है यार, वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप की सॉइल पे डिपेंड होगी, क्रॉप पे डिपेंड होगी और स्टेज ऑफ ग्रोथ क्रॉप पे डिपेंड होगी। यानी कि कौन सी सॉइल है, कौन सा क्रॉप है और कौन सी स्टेज पर है क्रॉप, ये है डेप्थ ऑफ वाटर। यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा, वो आपको पूछेगा कि अगर हम रेगुलरली एक प्लांट को पानी देते हैं तो उससे क्या होगा। हमें क्या करना होता है कि पहले हम उस प्लांट को, क्रॉप को पानी देंगे। ज़्यादा पानी से वो डैमेज हो जाता है, इसीलिए हम पहले उसको ज़्यादा देते हैं फिर एक मॉडरेट पेस में कर देते हैं। अब यहाँ पर ये बोलता है कि WRC विल नॉट डिपेंड ऑन नेचर एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज इन अ फील्ड। फर्टिलाइज जो WRC है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ये फर्टिलाइजर पे डिपेंड नहीं होती है। अब आगे कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, बोलता है टू सॉइल प्रॉपर्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। सॉइल की 2 प्रॉपर्टीज वो बड़ा इंपॉर्टेंट करती है। सबसे पहले पोरोसिटी, मतलब होल्स, पोर्स होना, टू स्टोर द नेसेसरी वाटर, यानी कि कितना पानी वो स्टोर कर रहा है। और नेक्स्ट है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी होता है अपने आप से पास होने देना अननेसेसरी वाटर को, उसको कहते हैं परमिएबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव, हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स, यानी कि होल्स
वॉइड्स जो एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है माइक्रोपोर्स, दूसरा होता है मैक्रोपोर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा, पूछेगा माइक्रोपोर्स जो होते हैं वो कैपिलरी पोर्स होते हैं और मैक्रोपोर्स जो होते हैं वो नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं। ओके, नॉन कैपिलरी पोर्स और कैपिलरी पोर्स पूछेगा आपको। कैपिलरी पोर्स क्या होते हैं, वो माइक्रोपोर्स होते हैं, और नॉन कैपिलरी पोर्स कौन से होते हैं, मैक्रोपोर्स होते हैं। ओके, आगे बोलता है कि कैपिलरी पोर्स, ये आएगा, कैपिलरी पोर्स मस्ट बी फिल्ड विद वाटर एंड कैपिलरी पोर्स में पानी होना चाहिए। ओके, और नॉन कैपिलरी पोर में हवा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है हर बार कि मुझे बताइए कैपिलरी पोर्स, या पूछेगा आपको कैपिलरी पोर्स या माइक्रोपोर्स में क्या होना चाहिए। माइक्रोपोर्स में होना चाहिए वाटर, और नॉन कैपिलरी यानी कि नॉन कैपिलरी पोर्स यानी कि मैक्रोपोर्स में क्या होना चाहिए, एयर होनी चाहिए। एज पर IAS कोड, सो अब हम पढ़ रहे हैं एज पर ICS कोड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डाया ऑफ वाइड, डाया ऑफ कैपिलरी पोर एंड डाया ऑफ नॉन कैपिलरी पोर कितना होता है, 1/15, और एरिया ऑफ वाइड इन कैपिलरी पोर और एरिया ऑफ कैपिलरी इन नॉन कैपिलरी पोर ये होता है 1/200। ओके, ये क्वेश्चन इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं। कन्वर्जन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले 1 हेक्टेयर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये होता है 10⁴ मीटर का स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर इंटू 100 मीटर, ये हेक्टेयर होगा। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 100 हेक्टेयर होता है। ओके, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, 10⁴ मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 100 हेक्टेयर होते हैं। एक बार मैं आपको और बताता हूँ, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, 10⁴ मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 100 हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन फैक्टर फॉर डिस्चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। पूछता है कि पहले मैं आपको बताता हूँ 1 क्यूमिक इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और 1 क्यूसेक जो है ये 1 फीट क्यूब पर सेकेंड है। ये आप याद रखिएगा कि 1 क्यूमिक इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ से ये पूछता है कि 1 क्यूमिक कितना क्यूसेक है, 35.7 क्यूसेक है, 35.7 क्यूसेक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कन्वर्जन फैक्टर वॉल्यूम के लिए 1 क्यूमिक डे इज इक्वल टू 86,400 मीटर क्यूब के बराबर होता है। और 1 हेक्टेयर पर मीटर, जब हम 1 क्यूमिक पर डे करेंगे ये 8.64 हेक्टेयर पर मीटर होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछता है कि 1 क्यूमिक, ये वाला 1 क्यूमिक डे कितना होता है। हमें पता है कि 1 क्यूमिक 86,000 होता है, 86,400, एंड 1 हेक्टेयर पर मीटर कितना होता है, 10⁴ 1 2 3 4, ये दो कैंसिल हो गए, 8.64। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल में जो पानी होता है उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हुआ ग्रेविटेशनल वाटर, द वाटर विच इज नॉट हेल्ड बाई सॉइल बट ड्रेन्ड आउट फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से जो पानी निकल जाता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा है कैपिलरी वाटर, द वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल आफ्टर द ग्रेविटेशन वाटर ड्रेन्ड ऑफ द सॉइल, जब द वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल आफ्टर द ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन्ड ऑफ, जब ग्रेविटेशनल पानी निकल गया उसके बाद जो पानी बचेगा वो हुआ कैपिलरी। और हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक जो होता है, हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक वाटर,
हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है ये होता है अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड एज अ वेरी थिन film on the surface of the soil particle due to adhesion between soil and water under negative pressure is called hygroscopic water. ये वो पानी है सॉइल में जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, होता है लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं करता है. ओके, देन वी हैव, हमारे पास है सॉइल वाटर कैपेसिटी. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दो चार नेक्स्ट पढ़ेंगे ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है. सॉइल वाटर कैपेसिटी से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. सो फॉर दैट उस टाइम तक आप क्या कीजिए, जितना मैंने अभी तक सारा पढ़ाया इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए. आप इनके नोट्स बनाइए. अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते, मैं एंड पर आपको इनकी पीडीएफ्स अवेलेबल कर दूंगा. इन्हें अच्छी तरह 2-3 बार वीडियोस को देखिए, पूरा समझिए. इसी में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा. और जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बीच पर भी करवाऊंगा और लास्ट पे भी मैं टन ऑफ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा. तब तक इसे रिवाइज कीजिए. थैंक्स अ लॉट. देखते रहिए यूट्यूब चैनल. ओके, तब तक के लिए बाय. पढ़िए.